वेलकम अगेन इन आवर लेक्चर सर। हेलो बच्चा बड़ी, कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आइसोलेशंस ऑफ डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आरएनए इंटरफेरेंस। तो इन तीनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और कितने आसानी से हो सकता है उतने आसानी से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी सेल से बने हुए हैं। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, है ना। एंड न्यू सेल आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुराने सेल से नया सेल बनता है और सभी सेल से बने हुए हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म सभी किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है? जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारी एक अलग स्पीसीज है। जैसे बोल सकते हैं कि आम का पेड़ है तो आम के पेड़ का जो सीड होगा, ठीक है, उसको जब ग्रो करेंगे तो उसमें आम का पेड़ बनेगा। ठीक है, और किसी मान लो कि इमली का है, इमली का अगर सीड है तो ग्रो करेंगे इमली का सीड होगा। पी का सीड है, मटर का सीड है, उसको ग्रो करेंगे तो मटर का प्लांट होगा। ऐसा क्यों कि पी का सीड बोया जाए मटर का और चना हो जाए? ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि उसके सेल के अंदर उसका पी का जेनेटिक मटेरियल है, इसीलिए उसमें क्या पेड़ होगा? उसमें मटर का ही पेड़ होगा। उसी तरीके से सब सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं और वो जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, है ना। वो जेनेटिक मटेरियल किसके हैं? न्यूक्लिक एसिड के हैं। कौन कौन सा? दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सबके अंदर न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा या आरएनए। कुछ में जैसे कि वायरसेस, सम वायरसेस उनमें आरएनए होता है ना। जैसे एचआईवी, रेट्रोवायरस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऐसे ही। तो मेजॉरिटी जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। मेजॉरिटी में क्या है? डीएनए। ठीक है, मेजॉरिटी में क्या है? डीएनए। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड ही पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। एनसीईआरटी कहती है कि बिना किसी एक्सेप्शंस के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। वो जेनेटिक मटेरियल बना होगा किसका? न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, कुछ में डीएनए, कुछ में आरएनए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सब में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही पाया जाता है बिना किसी एक्सेप्शंस के। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, सबके अंदर पाया जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आइसोलेशंस ऑफ डीएनए। तो हमको समझना पड़ेगा कि डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे। एक्चुअली डीएनए है कहां? तो जो जेनेटिक मटेरियल्स है ना, जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लिक एसिड, यही बनाता है। यही किसका बना हुआ है? डीएनए का। ठीक है, यही बना हुआ है डीएनए का। अब इस डीएनए को हमको इस सेल से निकालना है, तो ये क्या हो गया? ये सेल हो गया। ठीक है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। अब इन दोनों को ब्रेक करके हमको इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए को अलग करना है। चलिए देखते हैं कि डीएनए को हम कैसे अलग करते हैं। एक्चुअली हमको डीएनए को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि मान लीजिए ये एक डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए है, इसके पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन अगर इसके डीएनए के सेगमेंट्स को हम चेंज कर दे तो उसके अंदर कुछ नया एबिलिटी आ जाएगा, नया कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम करते हैं हम यहाँ से। किसी भी डीएनए को लेंगे और उसको कट करेंगे। कट करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करेंगे और कट करने के बाद दूसरे फ्रेगमेंट्स डीएनए को ला करके यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट कैसे करेंगे? लाइगेज एंजाइम से।
काटेंगे किससे? मॉलिक्यूलर सीजर से। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसलिए काटेंगे किससे? मॉलिक्यूलर सीजर से। मॉलिक्यूलर सीजर क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। चिपकाएंगे किससे? मॉलिक्यूलर ग्लू से। मॉलिक्यूलर ग्लू क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू है लाइगेज, ठीक है? तो इसको कट करके और इसको चिपका के एक नया डीएनए बना देंगे। वो डीएनए क्या कहलाएगा? आरडीएनए। वो कहलाएगा आरडीएनए। कंप्लीट मतलब आर, मतलब आर स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमको बनाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए पहले यहाँ से डीएनए निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसकी इंप्यूरिटीज को हटाना पड़ेगा, फिर उसको कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद फिर उस कटिंग में से डिजायरेबल जीन को चुनना पड़ेगा, और डिजायरेबल जीन मिल जाए तो उसको लाके लाइगेशंस कराने पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। तो इतना सारा प्रोसेस हमको करना पड़ेगा। चलिए तो इसको देख लीजिए। अब आपको समझाते हैं कि कैसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे डीएनए को यहां से निकाला जाएगा। तो हम देखेंगे आइसोलेशंस ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, की डिफरेंट टाइप ऑफ के सेल से कैसे हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, निकालेंगे। जैसे कि बैक्टीरियल सेल से, प्लांट सेल से और फंगी के सेल से, ठीक है? हम डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे? तो बैक्टीरियल सेल ये हो गया, ये हमारा प्लांट सेल हो गया, ये हमारा फंगी का सेल हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किसका? वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का। प्लांट का बना होता है सेलुलोज का, और फंगी का बना होता है काइटिन का। तो इसके अंदर ये तो प्रोकैरियोटिक है, तो इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसी होगा, इसके साइटोल में होगा। तो ठीक है, तो इसकी जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करना है, तो इसके सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए जो चाहिए वो क्या है? वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पढ़ते ही ये क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। लाइसोजाइम पढ़ते ही ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर के इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है? बैक्टीरिया में इसके सेल मेम्ब्रेन को कैसे ब्रेक करेंगे? बाय द लाइसोजाइम। प्लांट सेल में क्या डालेंगे? प्लांट सेल में चाहिए सेलुलोज। प्लांट सेल सेलुलोज का बना होता है, इसको ब्रेक करने के लिए इसका रिमूविंग एंजाइम चाहिए जो है सेलुलेज पढ़ते ही इसका सेल ब्रेक हो जाएगा, और इसके अंदर का भी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो ब्रेक हो जाएगा, और इसके अंदर से क्या निकलेगा? इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है? आगे बात करते हैं कि फंगस का जो सेल होता है वो बना होता है काइटिन का, और उस काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? काइटिनेज चाहिए। काइटिनेज के द्वारा इस सेल को भी ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करते ही इसके अंदर से क्या निकल गया? इसका जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया। चलिए देखते हैं। हमने देख लिया, तुमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि बैक्टीरिया का सेल वॉल को ब्रेक किया गया बाय लाइसोजाइम, प्लांट सेल का सेलुलोज के द्वारा, और फंगी का काइटिन के द्वारा। जब इसके सेल वॉल ब्रेक हो जाएंगे तो इसका डीएनए एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है? ये देखो हमने क्या किया? इसके सेल वॉल को ब्रेक कर दिया, इसका जो जेनेटिक मटेरियल था अब वो बाहर आ गया। हमको यही तो एक्सट्रैक्ट करना था, यही तो अलग करना था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए हमारा प्लांट का, बैक्टीरिया का और फंगी का बाहर आ चुका है। क्या ये जो सेल है अभी प्योर फॉर्म में है? नहीं, अभी इसमें कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। हमको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए है वो ऐसे ही नहीं रहता, वो हिस्टोन प्रोटीन पर रैप्ड रहता है, और उसके साथ लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स और
कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन के समय mRNA भी बना रहता है, वो भी रहता है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए हमको केवल डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसके इंप्योरिटीज को हटाना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट और डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट और फंगी। जो हमको मिला था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। अभी ये उलझा हुआ था, ठीक है, ये भी उलझा हुआ है, अभी प्योर नहीं है। इसमें क्या है, डीएनए है प्लस मैक्रोमोलिक्यूल है। डीएनए और मैक्रोमोलिक्यूल है। उन मैक्रोमोलिक्यूल में क्या क्या है, उन मैक्रोमोलिक्यूल में हो सकता है आरएनए, और हो सकता है प्रोटीन, और पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, और लिपिड, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहता है कि जब हमने सेल वॉल को ब्रेक करके डीएनए को आइसोलेट किया तो उसमें हमको डीएनए के साथ साथ मैक्रोमोलिक्यूल्स मिले। अब हमें इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को अलग करना है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को अलग करना है, बस डीएनए को प्योर फॉर्म में निकालना है। तो करेंगे क्या, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब सही से बन जाए, ठीक है। चलिए ये बन गया अपना टेस्ट ट्यूब। तो हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ये मतलब डीएनए जो इंप्योरिटीज के साथ था हम इसको इसमें भर देंगे, इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें इसमें से आरएनए को खत्म करना है, प्रोटीन को हटाना है, पॉलीसेकेराइड को और लिपिड को इसमें से हटाना है। मतलब बोला जाता है पूरे मैक्रोमोलिक्यूल्स को हटाना है, केवल डीएनए को रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कि कुछ एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे इनको हटाने के लिए। जैसे कि हमें इसमें से आरएनए को हटाना है, आरएनए, तो आरएनए रिमूव्ड बाय राइबोन्यूक्लियेज एक आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसको जैसे इसमें हम ऐड करेंगे वो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगी वहां से, ठीक है। तो आरएनए डाइजेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोटीन को यहां से हटाएंगे। कैसे, प्रोटीन को हटाने के लिए क्या करेंगे, प्रोटीएज का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोटीन रिमूव्ड बाय प्रोटीएज, प्रोटीन रिमूव्ड बाय प्रोटीएज, और जितने भी अदर मॉलिक्यूल हैं, है ना, जितने भी अदर मॉलिक्यूल हैं उनको कैसे हटाएंगे, उनको हटाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल को करते ही इसमें से सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको नजर आएगा। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर डीएनए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए, है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए एक बार देख लेते हैं शुरू से कि हमने क्या किया, सेल लिया, बैक्टीरिया का सेल, प्लांट का सेल और फंगस का सेल। बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और फंगस सेल। बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का, उसको ब्रेक करने के लिए हमने लाइसोजाइम का इस्तेमाल किया। लाइसोजाइम पढ़ते ही बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक हो गया, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है।
प्लांट में क्या किया, उसका सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है, उसके सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने के लिए हमने सेलुलेज एंजाइम डाल दिया। सेलुलेज एंजाइम पाते ही उसका सेल वॉल ब्रेक हो गया, उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। और फिर आगे क्या किया, फंगस का सेल, फंगस में क्या किया कि फंगस में जिसका सेल वॉल है वो काइटिन का बना हुआ है, हमने क्या किया उसमें काइटिनेज डाल दिया, काइटिन डिसॉल्व हो गया और फिर हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। डीएनए को एक्सट्रैक्शंस करने के बाद उसके साथ साथ कुछ इंप्योरिटीज आ गए जैसे मैक्रोमोलेक्यूल्स, अभी प्योर फॉर्म में नहीं है, अब उसको क्या करना है, उसको भी तो हटाना है। तो यहाँ पे आरएनए है, प्रोटीन है, हमको पता है प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बाइंड रहता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या करेगा, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म देगा। लिपिड्स क्या करता है ना, ट्रांसक्रिप्शंस को रेगुलेट करने में सब मदद करता है। तो ये सब क्या है, मैक्रोमोलेक्यूल्स, इनको हमको यहाँ से एलिमिनेट करना है, मतलब रिमूव करना है या फिर डाइजेस्ट करा देना है। जब हमने डीएनए को प्लांट सेल से, बैक्टीरियल सेल से, फंगी सेल से एक्सट्रैक्ट किया तो ये सब उसके साथ ऑलरेडी पहले से ही थे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डीएनए के साथ-साथ एक्सट्रैक्ट हुई जो कि डीएनए को इम्प्योर बना रहे थे, ठीक है। अब क्या करना है कि डीएनए को प्योर बनाने के लिए इसमें से ये सब इंप्योरिटीज को हटाना है। तो हम डीएनए के साथ-साथ जो भी मैक्रोमोलेक्यूल्स है उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल दे रहे हैं, ठीक है। डीएनए मैक्रोमोलेक्यूल्स के साथ हम क्या किए, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया। अब क्या है, इसमें जो आरएनए है तो आरएनए को कैसे रिमूव करेंगे, आरएनए रिमूव्ड बाय राइबोन्यूक्लियस। तो जैसे ही हम इस टेस्ट ट्यूब में राइबोन्यूक्लियस डालेंगे आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन को रिमूव करने के लिए क्या करें, प्रोटीएज, प्रोटीन रिमूव बाय प्रोटीएज। तो यहां से प्रोटीन भी गायब हो गया, यहां से आरएनए भी गायब हो गया। और जो अदर मॉलिक्यूल्स थे उनको कैसे रिमूव करेंगे, उनको रिमूव करने के लिए हम इसमें डाल दें, ऐड कर दें चिल्ड इथेनॉल। जैसे हम करेंगे तो इसके अंदर से अदर मॉलिक्यूल्स भी डिसअपीयर, मतलब डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा क्या, डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब बचा क्या, इसके अंदर एक कुछ धीरे-धीरे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, thread like structure, and that thread like structures are known as DNA। क्या है, DNA। DNA कैसा दिखेगा इस टेस्ट ट्यूब में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक, ठीक है। थ्रेड लाइक कुछ दिखेगा, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए है, ठीक है। तो ऐसे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिए, कहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए, कहां से, सेल के अंदर से लिए। मैक्रोमोलेक्यूल्स के साथ हमारे पास ये सब आ गए इंप्योरिटीज। अब डीएनए को अलग करना था तो हमने ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम का इस्तेमाल किया, ठीक है। जैसे आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीन को करने के लिए प्रोटीएज और अदर मॉलिक्यूल्स को चिल्ड इथेनॉल के थ्रू हम लोगों ने उसको एलिमिनेट कर दिया, बाहर कर दिया या फिर डिसॉल्व कर दिया, कुछ भी क्या मतलब डीएनए से हटा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डीएनए को अब हम डीएनए को प्योर कर दिए। अब डीएनए को क्या करना है, डीएनए को जगह-जगह से कट कराना है। अब कट कैसे कराएंगे, अब उसके लिए सीजर चाहिए तो उसका इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर से हम उसको कट करेंगे और कट करने के बाद उसको फ्रेगमेंट करेंगे, अलग-अलग करेंगे। फिर उसमें से जो सेगमेंट चाहिए फिर उसको ले जा करके उसमें जोड़कर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जब हमारे पास अब डीएनए आ गया है, अब इस डीएनए का क्या करेंगे, इस डीएनए को जगह-जगह से काटेंगे, किसके थ्रू, मॉलिक्यूलर सीजर के थ्रू, जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और कट करने के बाद हम इसका करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आइए देखिए। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ये देखेंगे कि जब कोई डीएनए है उस डीएनए को हमने क्या किया, कट किया। कट कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ सीजर। कौन सा सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। हमने इसको यहां पर कट किया, किससे, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। उस मॉलिक्यूलर सीजर का नाम क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, डिफरेंट स्पेसिफिक साइट पर कट करने के लिए अलग-अलग टाइप के एंडोन्यूक्लियस हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर ले लिया गया इकोआरआई, ये क्या है, एक एंडोन्यूक्लियस है, मॉलिक्यूलर सीजर है, इसको इसमें डालने पर वो उसको कट कर दिया।
अब यहाँ पर स्पेस हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर डिजायरेबल कुछ फॉरेन डीएनए को ला करके यहाँ पर ऐड करना है। अब इस सेगमेंट पर हम फॉरेन डीएनए को लाएंगे और लाने के बाद यहाँ पर उसको चिपका दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम क्या है, लाइगेज एंजाइम क्या है, लाइगेज एंजाइम मॉलिक्यूलर ग्लू है। जैसे ये काटने वाला एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर था, है ना, ये क्या था, मॉलिक्यूलर सीजर। उसी तरीके से ये क्या है, मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। मॉलिक्यूलर ग्लू से चिपका दिया, चिपकाने के बाद जो डीएनए मिला हमको, इस डीएनए को बोलते हैं आरडीएनए। क्या बोला गया, आरडीएनए। आर स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। दो अलग अलग डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ करके बनाया गया डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो ये बनाने के लिए पहले हमको इस शेप का डीएनए निकालना पड़ेगा ना उस कटिंग सेक्शन में से। जब हमने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिया तो ये जगह पर डीएनए को कट कर दिया, डीएनए को जगह से कट कर दिया, डीएनए के कई सारे फ्रेगमेंट्स कर दिए, छोटे फ्रेगमेंट्स के, बड़े फ्रेगमेंट्स के, छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स कर दिए। तो अब उनमें से हम डिजायरेबल डीएनए को क्या लाएं कि जो यहाँ पर फिट हो जाए, है ना, इसके सीक्वेंस में, इसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में आकर के सेट हो जाए। तो उसको हमको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, जिससे हम इसको सेपरेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे वो डिजायरेबल सेगमेंट डीएनए को, उसे बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। हम इस्तेमाल करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली है क्या, है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लार्ज फ्रेगमेंट्स और स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है कि मोमेंट्स ऑफ चार्ज मटेरियल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है मोमेंट ऑफ चार्ज मटेरियल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज मटेरियल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जेल है, ये कौन सा जेल है, ये एगारोस जेल है। एगारोस जेल क्या होता है, ये जेल बनाया जाता है किससे, सीवीड से, ठीक है। सीवीड को निकाल करके उसको जेल बनाया जाता है। उस जेल को क्या बोलेंगे, एगारोस जेल। उस जेल की मदद से इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। हमको पता है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटीन कैसा होता है, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, और डीएनए नेगेटिव चार्ज है और प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है। इसीलिए तो डीएनए प्रोटीन के ऊपर ऐसे रैप्ड करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा कैसे हम इस सेगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। देख लीजिए हम लोग देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जेल बनाना पड़ेगा। एक प्लेट ले लेंगे, ठीक है।
एक प्लेट ले लेंगे, विजिबल है? ओके, एक प्लेट ले लेंगे, उस प्लेट में क्या करेंगे, उस प्लेट में क्या करेंगे हम, उस प्लेट में क्या करेंगे, उस प्लेट में हम पहले क्या करते हैं, जेल बनाएंगे। कैसे जेल बनाएंगे? एक्चुअली जो जेल होता है वो एगरोस जेल होता है, जैसे कि हमने वहां बताया वो क्या होता है, एगरोस जेल होता है। और ये जेल पॉलीसेकेराइड होता है ना, पॉलीसेकेराइड होता है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे कैसे, पहले सीवीड एक्सट्रैक्ट करेंगे। सीवीड है क्या, सीवीड अलगी है ना। कौन सी अलगी? समुद्र में पाई जाती है, मैराइन अलगी। मैराइन अलगी है। इस मैराइन अलगी को क्या करेंगे, मैराइन अलगी को पाउडर के फॉर्म में लेते हैं। मैराइन अलगी को पाउडर के फॉर्म में लेंगे। मैराइन अलगी का पाउडर ले लिया हम लोगों ने, एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी जानते रहो आप। पाउडर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे बफर सॉल्यूशन। ऐड करेंगे बफर सॉल्यूशन। अब इसको बॉयल कर देंगे अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस तक इसे बॉयल करेंगे और बॉयल करने के बाद इसे कूल कर देंगे। बॉयल करने के बाद जब इसे कूल किया गया तब ये हमें एक जेल के फॉर्म में दिखाई देगा। वो जेल क्या होगा, जो जेल के फॉर्म में हमें दिखाई देगा वो क्या है, वही है एगरोस जेल। एगरोस जेल, ठीक है। एगरोस जेल कैसा होगा, सेमी सॉलिड। एगरोस जेल कैसा होगा, सेमी सॉलिड। ठीक, सेमी सॉलिड होगा। अब हमको क्या मिल गया यहाँ पर, एगरोस जेल। पूरी तरीके से एगरोस जेल यहाँ पर भरा पड़ा है। देख लो यहाँ पर पूरा एगरोस जेल भरा पड़ा है। यही जेल यहाँ पर भर दिया गया इस प्लेट में। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग होती है, इसे लेन बोला जाता है। फर्स्ट लेन, सेकेंड लेन, थर्ड लेन, है ना, इसे लेन कहते हैं। तो ये लेन है, फर्स्ट लेन, सेकेंड लेन, थर्ड लेन और फोर्थ लेन। और इसी लेन के पास वेल होता है, गड्ढे होते हैं जिन्हें कहते हैं वेल। ये क्या हो गया, वेल, ठीक है। जो सेगमेंट था, जो डीएनए का जो सेगमेंट था, जो फ्रेगमेंट था, सेगमेंट बोल सकते हैं, जो भी का टुकड़ा था, उसको ला करके इसी वेल में डालते हैं, है ना। इसी वेल में डालेंगे और फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। और ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे तब यहाँ डीएनए के जो टुकड़े हैं वो स्मॉल फ्रेगमेंट और लार्ज फ्रेगमेंट में अलग हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसको, इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए तो हम लोग ये देखते हैं, तो ये हमने बना लिया एक प्लेट, ठीक है। इस प्लेट में क्या भरा हुआ है, इसमें पूरा क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है एगरोस जेल। इसमें भरा हुआ है एगरोस जेल, ठीक है। इसमें एगरोस जेल भरा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसके दोनों, इस प्लेट के दोनों साइड में हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया हमने एनोड पॉजिटिव, है ना, और यहाँ है हमारा कैथोड नेगेटिव, ठीक है। एनोड और कैथोड
कैथोड हमने फिट कर दिया। इस प्लेट के अंदर एनोड और कैथोड लग गया है। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर ये जो आपको होल दिखाई दे रहा है इसे बेल बोलते हैं, गड्ढा है ना, कुआं। इसमें डीएनए के उस जो फ्रेगमेंट्स कटा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा गया था, उसको इसमें ऐड करेंगे। जैसे उसको इसमें डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पर इसमें करंट प्रोड्यूस करा देंगे, है ना। इसमें इस जो जेल है यहाँ पर करंट फ्लो करा दिए। अब होगा क्या, जो डीएनए का फ्रेगमेंट था वो तेजी से भागना स्टार्ट करेगा। वो तेजी से भागता हुआ किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। कौन सा, जो छोटे टुकड़े होंगे। जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे वो इधर ही रह जाएंगे, और जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो तेजी से भागना स्टार्ट करेंगे किधर की तरफ, वो तेजी से भागना स्टार्ट करेंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज है, तो किसकी तरफ भागना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, वो पॉजिटिव की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। अब ये देखो आप यहाँ पर कि जो डीएनए यहाँ पे गया, तब हुआ क्या कि यहाँ से छोटे फ्रेगमेंट इधर चले गए, बड़े फ्रेगमेंट इधर चले गए, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा। अब इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रेनिंग। इसकी स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। किससे करेंगे स्ट्रेनिंग करेंगे भाई, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड एक केमिकल है जिससे स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मान लो एक ग्लास है, कांच का ग्लास है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब उसको हम एक बाल्टी है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा, उसके अंदर डाल दें और उसके ऊपर से हम लोग देखें तो हमको कांच का ग्लास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो उसके अंदर वो ट्रांसपेरेंट पहले से ही है, तो दिखाई नहीं देगा। अगर हम उसको पेंटिंग कर दें, पेंट करने के बाद फिर उस ग्लास को देखें तो हमको दिखाई देगा। बस बात वही है कि ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है इस जेल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेन करेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से हम इसे स्ट्रेन करेंगे। जब हम इसे स्ट्रेन करेंगे तो ये उस स्ट्रेनिंग को एब्जॉर्ब कर लेगा, और आफ्टर स्ट्रेनिंग हम इस पर एक्सपोज करेंगे। इस पर क्या एक्सपोज करेंगे, यूवी रेज। जब हम इसके ऊपर यूवी रेज डालेंगे तब ये हमको चमकता हुआ दिखाई देगा। कैसा, ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड। ये जितने छोटे छोटे बैंड दिख रहे हैं ना, ये कैसे, किस कलर के दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज बैंड, है ना, ब्राइट ऑरेंज बैंड की तरह दिखाई देंगे। और वही क्या है, डीएनए। तब हमने देखा कि इस साइड, एनोड के साइड में हमें क्या मिले, एनोड के साइड में हमें मिला, हमें स्मॉलेस्ट बैंड मिला, और इधर कैथोड के साइड में क्या मिला हमें, लार्जेस्ट बैंड। ये सब क्या थे, डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट। इस साइड में बड़े बड़े फ्रेगमेंट दिखाई दिए, इस साइड में कैसे, बड़े बड़े फ्रेगमेंट दिखाई दिए, और उस साइड में छोटे छोटे फ्रेगमेंट दिखाई दिए। दिखा कब, आफ्टर स्ट्रेनिंग की बिफोर स्ट्रेनिंग, आफ्टर स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग किससे किया गया, इथिडियम ब्रोमाइड से। किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से किया गया। ठीक है,
एथिनियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करने के बाद जब इस पर यूवी रेज डाला गया तब ये हमको ब्राइट ऑरेंज बैंड के फॉर्म में दिखाई दिया। तो हमने देखा कि एनोड की तरफ स्मॉल बैंड है, एनोड की तरफ सब स्मॉल बैंड है और कैथोड की तरफ सब लार्ज बैंड है। और हमें फर्स्ट लुक में इस फिगर एनसीईआरटी का जहां ये फिगर बना हुआ है उस फिगर के आप जस्ट नीचे देखोगे तो वहां लिखा हुआ है कि फर्स्ट लेन अनडाइजेस्टेड, मतलब जो फर्स्ट लेन में डीएनए का फ्रेगमेंट दिखा तो चांसेस है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था उसने कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स को बड़ा काट दिया था जो कि ज्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाया, वो वेल के पास ही रह गया, वेल के पास ही आसपास वाले जल में ही रह गया और वो उसे क्या कहा गया कि वो अनडाइजेस्टेड है, मतलब ज्यादा ब्रेक नहीं हुआ है और जो ज्यादा छोटे थे वो भागते हुए एनोड की तरफ चले गए। अब क्या करना है, अब जिस डीएनए को हमको वहां से निकालना है, निकाल करके अपने डीएनए के साथ लाइगेज कराना है, वो क्या करेंगे उसको निकालेंगे और उस निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे उसे, इल्यूजन नहीं इल्यूजन। यहां से कट करेंगे और कट करने के बाद उसे निकालेंगे, उसे बोलेंगे इल्यूजन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे। इल्यूजन क्या है, इल्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें जेल के अंदर से उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को निकाला जाएगा, दैट प्रोसेस आर नोन एज इल्यूजन। देख लीजिए आप लोग। चलिए एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए हम लोग का, एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर क्या भरा हुआ है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट में भरा हुआ है क्या, जेल। कौन सा जेल, एग्रोस जेल, जिसको बनाया गया था सीवीड मैराइन एल्गी से। पाउडर था, पाउडर को बफर सॉल्यूशन से मिला दिया गया, फिर उसमें उसको बॉईल किया गया 40 डिग्री तक, फिर उसे कूल किया गया, फिर हमें एक जेल फॉर्म हुआ, जेल मिला, वो जेल क्या था, एग्रोस जेल। इस एग्रोस जेल को इस प्लेट में फिट किया गया और उसमें एनोड और कैथोड लगा दिया गया। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई और इस वेल में डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले गए तो यहाँ पर देखा गया कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो जितने भी छोटे टुकड़े थे वो सब यहाँ चले गए एनोड की तरफ और बड़े टुकड़े कैथोड की तरफ रह गए। इसे क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट्स। सीविंग इफेक्ट के थ्रू ये बड़े टुकड़े एक तरफ, छोटे टुकड़े एक तरफ चले गए। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ा, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा था कौन सा किधर बड़ा है किधर छोटा है। फिर हमने क्या किया, हमने स्टेनिंग किया, किसके थ्रू, इथोडियम ब्रोमाइड के थ्रू। इथोडियम ब्रोमाइड से हमने स्टेनिंग किया, इथोडियम ब्रोमाइड से हमने स्टेनिंग किया तो हमें क्या मिला, हमें क्या किया, वो लाइट और हमने क्या किया, जब हमने स्टेनिंग किया इथोडियम ब्रोमाइड से और उस पर यूवी रेज एक्सपोज किया, यूवी रेज डाला, जब हमने उस पर यूवी रेज डाला तब हमको ये ब्राइट ऑरेंज बैंड की तरह दिखाई दिए, ऑरेंज बैंड की तरह सब दिखाई देने लगे। तब हमने देखा कि इस साइड में स्मॉल है, इस साइड में लार्ज है और फिर जिस फ्रेगमेंट्स को हमको चाहिए वहां से उसको निकालेंगे और उस निकालने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इल्यूजन। अब उस निकाले हुए प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, उस निकाले हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम लाए और अपने दूसरे डीएनए के साथ ला करके लाइगेशन करा दिए और लाइगेशंस के बाद जो बना डीएनए उसे कहा गया आरडीएनए। आर स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ये बन गया। So this is all about the isolations of DNA and gel electrophoresis. अब हम देखते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। एक टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे शॉर्ट में आरएनएआई कहते हैं।
ठीक है। इसके थ्रू क्या बनाते हैं, इसके थ्रू हम डेवलप करते हैं पीस रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप करते हैं, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसमें करते क्या है एक्चुअली, पहले हम बात कर लें कि आरएनए इंटरफेरेंस है क्या। द प्रोसेस यूज्ड टू डेवलप पीस रेजिस्टेंट प्लांट, प्रोसेस यूज्ड टू डेवलप पीस रेजिस्टेंट प्लांट्स, it involved slicing of specific mRNA due to complementary double strand RNA। चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल मोस्टली एग्रीकल्चर में किया जाता है। क्यों? पहले क्या हुआ था कि जो टोबैको प्लांट्स थे उनके रूट में डिजीज लगता था, जैसे रूट नॉट डिजीज बोलते थे, और ये डिजीज किसकी वजह से होता था? ये होता था मिलेडोगनी इनकॉग्निटा। मिलेडोगनी इनकॉग्निटा ये एक निमेटोड है, लोग बैक्टीरिया लगा के ऑप्शन में आ जाते हैं, जबकि ये निमेटोड है। ये रूट डिजीज कॉज करता था, रूट नॉट डिजीज कॉज करता था, यहाँ पे नॉट नॉट बना देता था, किसमें? टोबैको के रूट में, ठीक है, टोबैको के रूट में। एक्चुअली ये जो निमेटोड है ये अपना प्रोटीन बनाता था, है ना, ये अपना इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन यहाँ पर ये नोड कॉज करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या करेंगे कि जिस प्रोसेस के थ्रू वो प्रोटीन बन रहा है उसी प्रोसेस को ही ब्रेक कर देंगे। जैसे कि हमको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इसी प्रोसेस को ब्रेक कर दिया जाएगा, इसी प्रोसेस को ब्रेक कर दिया जाएगा कि यहाँ पर इसके जैसा ऐसा कुछ आरएनए ना बने कि जो कि इस टाइप के इन्फेक्टियस प्रोटीन को बना दे, ठीक है, उसी को बाइंड किया जाएगा, ठीक है। उसी को बाइंड किससे करेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से इस प्रोसेस को बाइंड कर देंगे, जिसकी वजह से ये प्रोसेस साइलेंट हो जाएगी। इसे आरएनए साइलेंसिंग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, आप लिख लीजिए इससे पहले। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि जो टोबैको था उसमें निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, और जब यहाँ पर जो इसका पहले तो वो डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, डीएनए का फॉर्म करेगा, फिर डीएनए से सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए बनेंगे, और ये दोनों क्या बनाएंगे? डीएस आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जब ओरिजिनल निमेटोड्स इस पर अटैक करेगा तो वो अपने डीएनए से क्या बनाएगा? जो अपना इन्फेक्टियस आरएनए डेवलप्ड करेगा, जो डिजीज वाला है, जब वो उसको डेवलप्ड करेगा तो ये जो डीएस डीएनए है ये इसे क्या करेगा? ये जगह जगह से इसे कट कर देगा, ठीक है, जिसके वजह से ये जो ट्रांसलेशन होकर के जो इन्फेक्टियस प्रोटीन बनाने वाला था, कौन सा इन्फेक्टियस प्रोटीन बनाने वाला था, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बोले सिंपली भाषा में बोले कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से जो आरएनए ही जब ब्रेक हो गया, इसके प्रोसेस का आरएनए इस डीएस आरएनए के थ्रू ब्रेक कर दिया गया, तो इसका आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो वो प्रोटीन नहीं बना सकता, ठीक है, तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। इसी को बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ जीन। क्या बोलेंगे इसी को? साइलेंसिंग ऑफ डिजीज कॉजिंग जीन। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिजीज आगे कॉज नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमने क्या किया इस प्रोसेस में? क्या किया, जैसे कि हमको पता था कि उस निमेटोड का डीएनए पहले क्या बनाता था? आरएनए बनाता था, और फिर आरएनए से क्या बनाता था? प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या था? इन्फेक्टियस प्रोटीन था, ठीक है, ये एक इन्फेक्टियस प्रोटीन था। तो क्या प्रोसेस क्या कर दिया गया कि इसी प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक जीन डाल दिया गया, उसने अपना डीएनए बनाया और फिर आरएनए बनाया। कैसा आरएनए बनाया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया। अब जब इसके अंदर वो ओरिजिनल निमेटोड अटैक करेगा, तब जब उसका डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा तो ये डीएस डीएनए उसको बनने ही नहीं देगा। जब यहीं पर ये स्टॉप हो गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा नहीं, तो बोल सकते हैं कि उसको साइलेंस कर दिया, उसका ट्रांसलेशन ही रोक दिया। तो इसे बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट
और टॉपिक्स। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आरएनए स्प्लाइसिंग।